पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। तो आज के पहले सीन में राशि को कॉलेज के कैंटीन में दिखाया गया है। कॉलेज कैंटीन में वो फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड चीज आता है और वो बताता है कि मैं भी इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ और जो एक्स्ट्रा सीट पे एग्ज़ाम के लिए कहा गया है तो मैं वही एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आया हूँ। अगर एग्ज़ाम पास कर जाता हूँ तो मैं भी इस कॉलेज में आ जाऊँगा। तो राशि कहती है कि कितना मज़ा आएगा, सैम भी यहाँ एग्ज़ाम दे के यहाँ पर एडमिशन ले रहा है, हम सभी स्कूल फ्रेंड एक साथ फिर से कॉलेज में हो जाएंगे। तभी सैम जो है वो राशि को मोबाइल पर दिखाता है कि देख राशि, तूने जो पुष्पा आंटी के साथ घर में रील बनाया था वो भी वायरल हो रहा है। तो राशि बहुत खुश नहीं होती है और वो बताती है कि इस रील को जब वो बना रही थी तो फिर उस अजनबी व्यक्ति का उसके पास मैसेज आया था और वो इस तरह से मैसेज कर रहा था जैसे कि वो मेरे घर के आसपास ही चौल में कहीं पर हो। अभी राशि इस बात को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ही रही होती है, तभी फिर से उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जैसे ही राशि मैसेज पढ़ती है तो वो कहता है कि तुम इतना गप मत करो, तुम्हारी कॉफ़ी जो है वो ठंडी हो रही है, कोल्ड हो जाएगी, जल्दी से कॉफ़ी पियो। तो राशि को लगता है कि ये कौन है जो मुझे कॉफ़ी पीते हुए देख रहा है और मुझे इस तरह से ट्रोल कर रहा है। तभी उसे वो अपने फ्रेंड्स को कहती है कि क्या तुम लोगों को आसपास कोई दिख रहा है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा है। तभी राशि की नज़र एक लड़के पे पड़ती है जो कि अपने मोबाइल पर मैसेज कर रहा होता है। राशि गुस्से में उठकर उस लड़के के पास जाती है और उससे उसके हाथ से मोबाइल छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, इस तरह से तुम लड़कियों को मैसेज करते हो, तुम्हें बहुत शर्म आनी चाहिए। वो लड़का जो है वो राशि के इस तरह से कहने से वो घबरा जाता है। तो राशि कहती है कि तुम मुझे मैसेज क्यों करते हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें नहीं, अपनी मम्मी को मैसेज कर रहा था। तो राशि कहती है कि रुको, मैं अभी तुम्हारा फ़ोन चेक करती हूँ। राशि उसके फ़ोन को चेक करती है लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। वो देखती है कि उसमें वो सही मायने में अपने मम्मी को ही मैसेज कर रहा है। उसके बाद वो कहती है कि नहीं, तुम मुझे प्राइवेट नंबर से करते हो। फिर वो उसके मोबाइल पे उसके प्राइवेट नंबर को भी चेक करती है लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद राशि टेंशन में अपने फ्रेंड्स से कहती है कि ये तो अब मुझे पता करना ही पड़ेगा कि वो कौन है जो मुझे हर वक्त ट्रोल कर रहा है, और मालूम नहीं अगर मम्मी को ये बात पता चली तो क्या होगा। तो उसके फ्रेंड्स यानी कि मेघना और जो प्रतिमा है वो सभी उससे कहते हैं कि तुम्हें पुष्पा आंटी को बता देना चाहिए। पिछली बार जब आर्यन तुम्हें परेशान कर रहा था तो आखिर तुम्हारे घर वालों ने ही तुम्हें बचाया था। तो राशि कहती है कि अभी मम्मी पाटन जाने वाली है, एक बार पाटन से वो अपना सारा काम करके आ जाए तो फिर मम्मी को मैं ये सारी बातें बता दूंगी। अब आगे की कहानी में दिखाया गया है कि गोलू विदेश यात्रा करके यानी कि विदेश में अपना परफॉर्मेंस देके वापस आ गया है चौल में, और चौल में आने के साथ ही वो महेंद्र के गोद में चढ़ जाता है और कस के उसे पकड़ लेता है। महेंद्र भी उसे कस के गले लगा लेता है खुशी में। उसके बाद गोलू पुष्पा के पास जाता है और उसके भी गले लग जाता है। चौल के लोग काफ़ी खुश हैं कि गोलू ने विदेश से इतनी बड़ी सफलता हासिल करके गोलू आया है। उसके बाद गोलू बताता है सभी को कि वहाँ पे गौरव अंकल और जो आंटी हैं वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मैं भी उनके साथ बहुत अच्छे से रहता था। तभी गौरव जी जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो और उनकी पत्नी महेंद्र से कहते हैं कि महेंद्र जी, आप काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि आपको गोलू के जैसा बेटा मिला है, और गोलू भी खुशकिस्मत है कि आपने उसे इतनी अच्छी परवरिश दी है। सही मायने में आपने उसकी ज़िंदगी में एक माँ की कमी नहीं होने दी है। उसके बाद वो भी गोलू को प्यार से गले लगा लेती हैं और काफ़ी भावुक हो जाती है। इस दृश्य को देख के चौल वाले भी काफ़ी भावुक हो जाते हैं। अब इसके आगे के सीन में पुष्पा और दीप्ति को दिखाया गया है कि वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। दरअसल पुष्पा जो है वो पाटन जाने वाली है और पाटन जाने से पहले वो दीप्ति को घर की कुछ जिम्मेदारियां सौंप रही है। तो दीप्ति कहती है कि माँ, आप निश्चिंत होकर पाटन जाइए और अपने मिशन में सफल होकर आइए, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, हो सकता है कि मैं आपकी तरह घर पूरा ना संभालूं,
लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके ही जैसा पूरा घर संभालूँ और किसी को कोई शिकायत ना होने दूँ। अब आगे के सीन में चंद्रिका जी को घर का काम करते हुए दिखाया गया है। वो अपने घर का काम कर रही हैं, तभी दरवाजे पे दो लोगों की दस्तक होती है जिनका की मुंह कपड़ा से ढका हुआ है। चंद्रिका उनसे पूछती है कि आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग चंद्रिका जी से मिलने आए हैं। तो वो बोलती है कि मैं ही चंद्रिका हूँ। उसके बाद वो दोनों जो नकाबपोश हैं जिनका कि चेहरा ढका हुआ है, वो लोग चंद्रिका का मुंह भी ढक देते हैं और उसे उठाकर वैन में उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया गया है कि चौल में आशावरी और भास्कर के बच्चे का नामकरण हो रहा है। उसके लिए एक छोटा सा उन्होंने कार्यक्रम रखा है जिसमें कि चौल के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। पंडित जी बच्चे का नामकरण करवा रहे हैं। तभी भास्कर जो है वो आशावरी से कहता है कि थोड़ा सा मुझे मेरे बेटे को दो, मैं भी कुछ देर इसे गोद में लेना चाहता हूँ। तो आशावरी उसे नहीं देती है। वो कहती है आज अपने बेटे को सिर्फ मैं खिलाऊंगी। तो इस पर भास्कर कहता है कि नहीं, थोड़ा सा मैं भी लूँगा, पर उसे आशावरी देती नहीं है और उसे स्टैचू कह देती है। स्टैचू कहने के बाद वो स्टैचू हो जाता है, यानी कि भास्कर स्टैचू हो जाता है और वो बच्चे को अपने खिलाने लगती है। जब वो बच्चे को नहीं देती है तो इधर से भास्कर भी उसे स्टैचू कहता है। और जब आशावरी स्टैचू बन जाती है तो भास्कर सोचता है कि वो उसके गोद से बच्चा ले लेगा, लेकिन वो इतना कस के बच्चे को पकड़ी हुई है कि स्टैचू में भी वो भास्कर को बच्चे नहीं देती है। फिर पुष्पा और जो बाकी लोग हैं वो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा भास्कर को भी खिलाने दो, उसका भी तो बेटा है। तब फिर आशावरी उसे देती है बच्चे को खिलाने के लिए और वहाँ पर एक खुशी का माहौल क्रिएट होता है। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। तो ऐसे में राशि जो है वो कहती है कि चलिए मैं आप लोगों की कुछ तस्वीरें निकालूं, और उसके बाद राशि जो है सभी की कुछ तस्वीरें खींचती है। अब आगे के सीन में बापोद्रा और सुशीला को दिखाया गया है। बापोद्रा सुशीला को कहता है कि मैंने विधायक जी के पास जाकर फॉर्म को भर दिया है। उसके बाद वो सुशीला से ये भी कहता है कि देख सुशीला, अगर मैं कॉरपोरेटर बन गया तो चौल तू संभालेगी, लेकिन चौल संभालने के क्रम में एक चीज़ देखना कि इन चौल वालों के साथ थोड़ा दबाव बना के रखना। अगर तू इन्हें ज़्यादा छूट देगी ना तो फिर ये तेरे सर पे चढ़ जाएंगे। तो सुशीला कहती है कि इतने दिनों से आपको चौल संभालते हुए देख रही हूँ तो कुछ तो सीखी हूँ ना, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। उसके बाद बापोद्रा कहता है कि देख सुशीला, मैंने जो फॉर्म भर दिया है ना, इसके बारे में अभी किसी को नहीं बताना है। ये बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए, ऐसा एमएलए साहब ने कहा है। तभी प्रार्थना को चिंता हो जाती है कि उसने तो चिराग को बता दिया है और चिराग जो है वो पापा की एक कवर स्टोरी भी बना के अपने एडिटर सर के पास जमा कर चुका है। इस बात के ध्यान में आते के साथ वो चिराग को लगातार फ़ोन लगाती है, पर चिराग फ़ोन नहीं उठाता है। ऐसे में प्रार्थना काफ़ी घबरा गई है कि अब क्या किया जाए। अब अगले सीन में ये दिखाया गया है कि चिराग अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, यानी कि प्रेस में बैठा हुआ है और अपने सीनियर सर से बात कर रहा है। उसके सीनियर सर उससे जानना चाहते हैं कि उसने किसकी स्टोरी लिखी है। तो वो बताता है कि ये बापोद्रा जी हैं, नरहरि बापोद्रा, जिनके की चौल में मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ और अभी ये कॉरपोरेटर के चुनाव के लिए खड़े होने वाले हैं। तो मैं चूँकि इन्हें बचपन से जानता हूँ इसलिए इनकी स्टोरी लिखा हूँ। तो सीनियर सर उसके कहते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखी है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एडिटर साहब इसे पास कर दें और ये अच्छे से प्रकाशित हो जाए। तो इस पर चिराग काफ़ी खुश होता है कि उसकी पहली स्टोरी इतनी पसंद की जा रही है। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा पाटन पहुंच चुकी है और वहां पहुंचने के बाद वो मास्टर जी को फ़ोन लगाती है, लेकिन मास्टर जी फ़ोन पे उसे कहते हैं कि ठीक है तू वहीं पे रुक, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, अभी इस वक्त मैं बाजार में हूँ। और तभी कुछ लोग आते हैं जिनका कि चेहरा ढका हुआ है। वो लोग पुष्पा को वहाँ से पुष्पा का भी चेहरा ढक देते हैं और उन्हें पुष्पा को भी उठा के वैन में रख लेते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। अब इधर जब मास्टर जी पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे पुष्पा दिखाई नहीं देती है। पुष्पा नहीं दिखाई देती है तो मास्टर जी इधर उधर देखते हैं कि शायद पुष्पा यहीं कहीं आस पास हो,
लेकिन पुष्पा तो उन्हें नहीं दिखाई देती है, लेकिन पुष्पा की आवाज़ सुनाई पड़ती है। पुष्पा की आवाज़ सुनाई पड़ने पे वो फिर यहाँ वहाँ भागकर देखते हैं, पर पुष्पा उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती है। अब इधर वो जो नकाबपोश हैं वो पुष्पा को वैन में लेकर आते हैं और पुष्पा के साथ काफ़ी हाथापाई करते हैं, क्योंकि पुष्पा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन छुड़ा नहीं पाती है। और वो लोग फिर पुष्पा को लेके एक जगह ले जाते हैं जहाँ की पहले से ही 2-3 महिलाएं बंद हैं, और वही ले जाके वो लोग पुष्पा को भी बंद कर देते हैं। यहाँ पर बाकी जो 3 महिलाएं हैं उनकी भी आंखें बंद हैं और हाथ भी बांधा हुआ है। वो सब नहीं समझ पा रही हैं कि हम सब चारों लोग कितने लोग हैं। यहाँ तो सबसे पहले ये लोग को ये भी नहीं मालूम है कि यहाँ पे कितने लोग हैं। उसी तरह पुष्पा भी जब यहाँ पे आती है तो उसे सिर्फ आवाज़ से ऐसा लगता है कि मेरे अलावा भी कुछ लोग यहाँ पे हैं, बाकी दिखाई तो उसे भी नहीं दे रहा है। तब पुष्पा जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगाती है और वो कोशिश करके सबसे पहले चंद्रिका का हाथ खोलती है। जब चंद्रिका का हाथ खुल जाता है तो वही पहचानती है कि ये तो पुष्पा बहन है, और फिर पुष्पा के भी हाथ खोलती है और पुष्पा भी अपनी आंखों पर से पट्टी हटाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाती हैं। उसके बाद वो लोग को लगता है कि अब ये दोनों महिलाएं कौन है, तो चंद्रिका बताती है कि एक तो रमीला है और दूसरी कुसुम है, यानी कि हम चारों को किडनैप किया गया है। तो हम चारों का किडनैप किया किसने, और हम चारों को किडनैप करके एक ही जगह लाके क्यों बांधा है। तो पुष्पा कहती है कि मुझे पता है कि हम चारों का किडनैप किसने किया है। दरअसल हम लोग जो एक टीम बना रहे हैं 4-5 महिलाओं का, ये जरूर वीरेंद्र सेतलवार जान गया है और वो हम चारों महिलाओं को ही किडनैप किया है। तो इस पर वो महिलाएं भी शंका जाहिर करती हैं कि हाँ, हो ना हो ये वीरेंद्र सेतलवार ही है जो कि हमारे पीछे लगा हुआ है और उसने ही जरूर हमारा किडनैप करवाया होगा। तो पुष्पा कहती है कि कुछ भी हो, हम चारों उसके इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। अगले सीन में वीरेंद्र सेतलवार को सुनील के साथ थोड़ा फिक्रमंद दिखाया गया है। वो सुनील से कहता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है उससे ये पता चलता है कि पुष्पा जो है वो पाटन नहीं गई है, जबकि जन्माष्टमी का दिन नज़दीक आ रहा है और मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था कि पुष्पा पाटन जाएगी उन महिला कामगारों को लाने के लिए, और मुझे ये भी पता है कि मुंबई से वो चली थी। तो फिर अगर वो मुंबई से पाटन के लिए चली थी तो वो पाटन अभी तक पहुंची क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर 2 व्यक्ति आता है और वीरेंद्र सेतलवार को कहता है कि हम लोग पुष्पा को भी देखने के लिए गए थे। उसके बाद कुसुम के भी घर पे गए, रमीला के घर पे भी गए और चंद्रिका के भी घर पे गए। ये चारों ही महिलाएं मुझे नहीं मिली। तब वीरेंद्र सेतलवार सुनील को कहता है कि मेरा शक गहरा है, हो ना हो ये उसी इंसान की चाल है जिस पर कि मुझे हमेशा से शक रहा है। तो सुनील उसका नाम जानना चाहता है। तो वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि समय आने पे तुम्हें उसका नाम भी पता चल जाएगा। खैर, उसे जो चाल चलनी है वो चले। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि मास्टर जी को जब पुष्पा नहीं मिलती है तो वो घर पर फ़ोन करते हैं, यानी कि पुष्पा के घर पे फ़ोन करते हैं। फ़ोन दीप्ति उठाती है तो वो दीप्ति से पूछते हैं कि पुष्पा जो है वो मुझे यहाँ नहीं मिली, क्योंकि उसका फ़ोन आया था लेकिन जब मैं उसे लेने के लिए आया तो वो मुझे यहाँ पर नहीं मिली। तो दीप्ति कहती है कि माँ तो पाटन पहुँच चुकी है, मुझे तो यही इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद दीप्ति मास्टर जी से कहती है कि मैं माँ को फ़ोन लगाकर फिर आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जिन लोगों ने पुष्पा और बाकी तीनों महिलाओं को किडनैप किया है वो वहाँ पर आने वाला है, यानी कि आ चुका है और वो दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रहा है। ये चारों महिलाएं जो हैं वो डर के दरवाजे के पीछे छिप गई हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि किन के हाथों वो किडनैप हुई हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि वीरेंद्र सेतलवार के ही लोगों ने हमारा किडनैप किया है। और वो लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगा हम लोग उसे मारेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यही तक है। कल के एपिसोड की कहानी के साथ मैं आपके पास फिर आऊँगी अपनी आवाज़ में कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।